नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे जो बुक सॉल्यूशन है फिजिक्स बुक का, उसका आज टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो ये यूनिट नंबर है 8वीं यूनिट। हम अब तक 7 यूनिट के बारे में कर चुके हैं, वीडियो सॉल्यूशन पूरा देख चुके हैं और टोटल 16 यूनिट हैं। तो लगभग आधी बुक का वीडियो सॉल्यूशन हो चुका है। तो इसमें लॉ ऑफ मोशन के हमने 2 पार्ट बनाए। आज अपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो टॉपिक का नाम है गति के नियम एवं घर्षण। गति के नियम आप सब जानते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। उन तीनों नियमों की बेसिक जानकारी के साथ साथ उसके ऊपर किस तरीके के अंकित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में अपने आज बात करेंगे। उसके साथ साथ एक टॉपिक और है फ्रिक्शन, घर्षण बल के बारे में। घर्षण कितने टाइप का होता है, घर्षण किन बातों पर निर्भर करता है, घर्षण का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, घर्षण बल कैसे निकाल सकते हैं हम, इसके बारे में बात करेंगे साथ में। तो उम्मीद है कि आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आपके पास बुक है। जिन अभ्यर्थियों के पास बुक नहीं है वो जल्दी से बुक मंगवा लीजिए, क्योंकि ये बात पक्की है कि इस बुक को पढ़ने के बाद आपका किस यूनिट आपने पढ़ ली, जो भी यूनिट, उसमें आपका पर्सन सही होगा। तो लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास आप इस बुक के द्वारा सही कर पाएंगे, अगर आप बुक में 2 क्वेश्चन दिए उसका कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं तो। इसके अलावा रसायन विज्ञान की बुक भी है और जीव विज्ञान की बुक है। कॉम्बो में भी मंगवा सकते हैं, अलग अलग भी मंगवा सकते हैं। डाक के द्वारा आपको भेजी जाएगी बुक। दुकान पे या किसी बुक स्टोर पर यह उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हमारी आगामी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है नई, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो बेसिकली हम जब पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम कि ये प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम बोलते हैं, द्वितीय नियम है संवेग परिवर्तन की दर है वो बाह्य बल के समानुपाती होती है, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ये थ्योरेटिकली हम सबको याद होता है, लेकिन एक्चुअल में जो थ्योरेटिकली याद है वो उस पर आप प्रश्न हल नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में आपको इस यूनिट से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मिक्स कर देता है, घर्षण और न्यूटन के नियमों को आपस में मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। और कई बार न्यूटन के नियम भी मिक्स कर देता है और उधर कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो आगे कार्य ऊर्जा शक्ति वाला पार्ट है, उन दोनों को मिक्स करके यानी कि क्वेश्चन बना देता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 2 लेसन के सिद्धांत या थ्योरी यूज हो जाती है। इसमें आपको मेन चीज ये देखनी है कि जब न्यूटन की गति के नियमों पर जो प्रश्न बनते हैं, इसमें आपको कोई भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताएं या प्रश्न किस हिसाब से दिया जाए कि एक पिंड है, एक वस्तु है, उस पर कई तरीके से बल लग रहे हैं, कि कुछ इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है। तो आप में इतना गट्स होना चाहिए कि आप जो भी बल लग रहे हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े बल लग रहे हैं, उनको आप घटकों में तोड़ना सीखें कि ऐसे तिरछा बल लग रहा है तो इसका एक घटक ऐसे आएगा और एक घटक ऐसे आएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में आपको तोड़ना आना चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे कुछ बल ऊपर लग रहे हैं, कुछ बल नीचे लग रहे हैं, तो टोटल बल कितना लग रहा है उसे हम बोलते हैं परिणामी बल। तो परिणामी बल निकालने के लिए आप सदिश की थ्योरी का यूज कर सकते हैं कि ऊपर जितने बल लग रहे हैं नीचे लग रहे हैं, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दो या नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, तो परिणामी बल आता है। वो क्या आता है? परिणामी बल। फॉर एग्जाम्पल कि कोई वस्तु पर बल है, एक इधर लग रहा है बल और एक इधर लग रहा है, मान लो ये F1 बल है और ये F2 बल है। अब आपसे पूछा जाए कि परिणामी बल कितना है, मान लो इस वस्तु का द्रव्यमान आपको दे दिया m, तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो परिणामी बल होगा F बराबर कितना होगा, एक बल में से दूसरा बल क्या कर देंगे, घटा देंगे। फिलहाल मैंने ये माना है कि वस्तु इधर जा रही है, किधर जा रही है, इधर, कितने त्वरण से, एक त्वरण से इधर जा रही है, इसका मतलब ये वाला बल ज्यादा है और ये वाला बल कम है। घटाया क्यों है? क्योंकि बल एक दूसरे के विपरीत है, सदिश योग के नियम से बल सदिश राशि, तो ये परिणामी बल आ गया। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो परिणामी बल है, परिणामी बल का सूत्र होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है m और त्वरण कितना है a। तो इस प्रकार से आपको ये डाटा आना चाहिए, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ये डाटा है। ऐसे ही पर्सन आपको ये तरीका अगर आप पकड़ पाते हैं तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे। और दूसरा कि बलों को घटकों में तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक बल है वो ऐसे लग रहा है थीटा कोण पे, तो ये एक्स अक्ष है, मान लो ये वाई अक्ष है, तो इस बल के 2 घटक, ये मान लो बल F है,
तो दो घटक बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो जो थीटा के साथ वाला घटक होगा वो इस एफ का कौन सा थीटा होगा, कोस थीटा, और दूसरा जो होगा वो एफ का साइन थीटा होगा। तो ये चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप इन क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी आपको परिणामी बल कैसे निकालते हैं, एक में से दूसरा घटाते हैं, और बलों को घटकों में कैसे तोड़ना है, अगर ये चीजें आपके क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। 2 × 10⁴ न्यूटन बल से खींचने पर किसी गाड़ी का वेग 50 मीटर की दूरी पार करने पर 9 मीटर प्रति सेकंड से 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस काल में सड़क और पहियों के लिए गति घर्षण गुणांक म्यू के बराबर 0.137 रहता है। गाड़ी का भार है। तो आप इसको समझिए, आपको जो डाटा दिया उस हिसाब से आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि एक गाड़ी है, ये गाड़ी के पहिए हैं, इसको खींचा जा रहा है, इधर खींचा जा रहा है, मान लो कितने बल से, तो ये बल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको मान लेते हम एफ है, इसका मान दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जब आप ये बात कर रहे हैं उस समय इसका वेग, प्रारंभिक वेग है वो मान लो v1 है, वो कितना है 9 मीटर प्रति सेकंड है, 9 मीटर प्रति सेकंड। और फिर ये कह रहा है कि कितनी दूर चली है गाड़ी, मान लो ये गाड़ी यहाँ से शुरू हुई है, 50 मीटर चली है, विस्थापन कितना हुआ है 50 मीटर, विस्थापन को ऐसे मान रहा हूँ, तो ये मान लो यहाँ तक 50 मीटर और गाड़ी यहाँ पहुंच गई, तब इसका जो वेग है वो कितना हो जाता है v2, वो 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, और जब ये बात कही है कि इतने जितना टाइम लगा इस बात में, उस समय सड़क और टायर के, ये सड़क है, सड़क पे चल रही गाड़ी, सड़क और टायर के बीच में गति घर्षण गुणांक। अब आपको पता है कि घर्षण जो बल होता है, फिलहाल गति करिए तो गति घर्षण लग रहा है, कौन सा घर्षण लग रहा है, गति घर्षण। गति घर्षण बल जो होता है, घर्षण की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, घर्षण की डायरेक्शन उस हिसाब से दिखाते हैं, कोई वस्तु जिधर गति कर रही है या जिधर गति करना चाहती है, या तो गति कर रही है या इंटेंशन किधर है गति करने का, उसके जस्ट अपोजिट घर्षण की दिशा होती है। तो वस्तु गति किधर कर रही है, इधर कर रही है, तो मतलब सड़क और टायर के बीच में इधर कौन सा बल लग रहा है, गतिज घर्षण, जिसको मैं लिखूंगा एफ के से। तो एफ के कौन सा घर्षण है, गतिज घर्षण है। कौन सा घर्षण है, गतिज घर्षण। तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि गाड़ी को इतने बल से खींचा जरूर जा रहा है, लेकिन गाड़ी का जो त्वरण आ रहा है वो इस बल के कारण नहीं आ रहा, क्योंकि इस बल का विरोध कौन सा बल कर रहा है, गति घर्षण, जो इधर लग रहा है। तो मतलब परिणामी बल नहीं है ये हमने बाहर से खींचने का लगाया, लेकिन परिणामी बल कैसे निकलेगा, तो अब एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, इन दोनों का जो अंतर आएगा वो परिणामी बल आएगा, और परिणामी बल आ गया तो हम त्वरण निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, त्वरण। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको गाड़ी का भार ज्ञात करना है। तो गाड़ी का भार बल W होता है, वो किधर होगा, नीचे की ओर। ऊपर की ओर कौन सा बल लगता है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया बल R, जिसे N से भी लिख सकते हैं और R से भी लिख सकते हैं, यही होता है। मतलब नीचे की ओर भार बल और ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल, ये तो आपको पता ही है। तो ऑल ओवर इस पे 4 बल लग रहे हैं, एक नीचे, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। समझ में आ गई बात आपको। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसमें आपको सोल्व करने के लिए ये है कि त्वरण निकालना पड़ेगा पहले, कि ये जो गाड़ी चल रही है वो कितने त्वरण से चल रही है। मान लो कितने त्वरण से चल रही है, ए त्वरण से। तो कैसे निकालेंगे, वो डाटा आप यहाँ से निकालेंगे कि प्रारंभिक वेग इतना है, अंतिम वेग इतना है और कितना विस्थापन है। तो मतलब आपको एस और किस किस के मान दिए उस हिसाब से हम बात करेंगे। अब तो एस का मान आपको दिया हुआ है 50 मीटर, प्रारंभिक वेग कितना है, v1 बराबर 9 मीटर प्रति सेकंड, v2 बराबर कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड, और आपको क्या चाहिए, त्वरण। तो हम निकाल सकते हैं त्वरण। तो s, इसको v1 को आप u मान लीजिए गति के समीकरण में, और v2 को क्या मान लीजिए v। तो आपको s भी पता है, u भी पता है, v भी पता है और a भी पता है। टाइम नहीं दिया, मतलब तो टाइम नहीं दिया हुआ, तो गति की 3 समीकरण है, उनमें जो टाइम है वो समीकरण नहीं लगेगी। तो पहली और दूसरी दोनों में टाइम है, तो मतलब दोनों समीकरण काम नहीं आएगी। तो कौन समीकरण काम आएगी, तीसरी समीकरण। तो आप ऐसे मान दिए हो, उनको देख के बता सकते हो कि गति की कौन समीकरण काम आएगी। तो तीसरी समीकरण क्या होगी गति की,
गति की तीसरी समीकरण जो होती है वो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। मैं इसको भी लिख सकता हूँ v2 स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस में 2as। अब मान रख दूंगा तो v2 का मान कितना है 12 का स्क्वायर, v1 का मान कितना है 9 का स्क्वायर, प्लस में 2a का मान कितना है त्वरण का मान, त्वरण का मान आपको ज्ञात करना है तो a का मान आपको ज्ञात करना है और s कितना है 50 मीटर है। तो यहाँ से यदि मैं a निकालूं तो a बराबर आएगा, ये इधर आ जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर आएगा तो 12 स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 स्क्वायर कितना होता है 81 बट्टा में 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा 100 इसके बट्टा में, यानी कि 100 होगा। पहले इसको इधर भेज दो तो 144 माइनस 81 होगा और फिर a के साथ जो गुणा में भाग में आ जाएगा इसके, तो ये बनेगा। तो ये जो बनेगा कितना मान बनेगा अब ये बनेगा 63। 144 में से 81 आपको घटाने हैं तो 19 और 44 कितने बच गए 63, 63 बट्टा 100 जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये त्वरण आ गया आपके पास, आपने क्या फाइंड कर लिया त्वरण। अब इसका फायदा क्या होगा, अब हम वो लगाएंगे कि इधर कितना बल लग रहा है इधर कितना बल लग रहा है, परिणामी बल कितना आएगा। तो आप देखिए वस्तु इधर गति कर यानी कि एफ में से क्या घटाएंगे गतिज घर्षण घटा देंगे, बराबर क्या आएगा परिणामी बल। परिणामी बल अभी हमने बात की थी, परिणामी बल कैसे निकालते हैं वस्तु का द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो वस्तु का द्रव्यमान हमने मान लिया एक बार m, कितना मान लिया m, और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो ज्ञात करना है mg, क्या ज्ञात करना है mg। तो ये आ गया m इंटू ए। तो f का मान कितना है, f का मान है 2 गुणा 10 की पावर 4। f के गति घर्षण, जो गति घर्षण होता है कोई भी घर्षण है उसका फॉर्मूला आता है यहाँ पे, उसका घर्षण गुणांक आता है, साथ में क्या आता है m इंटू जी भार बल। ये गति में मतलब यहाँ पे वैसे तो ये आता है म्यू के एन नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल का मान कितना होता है आप देख रहे हो कि गाड़ी ना तो नीचे बैठ रही है ना ही ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब एन और डब्लू आपस में क्या है बराबर है, एन और डब्लू क्या है बराबर। तो एन की जगह मैं लिख दूंगा म्यू के एम जी, डब्लू मतलब कितना है एम जी। अरे भाई एन की जगह एम जी क्यों लिखा है, क्योंकि ना तो गाड़ी नीचे धस रही है ना ही ऊपर की ओर उड़ रही है, इसका मतलब ये दोनों बल एक दूसरे को संतुलित करें, इसलिए यानी कि दोनों बलों का मान बराबर है परिमाण, तो एन की जगह क्या लिखा जा सकता है एम जी लिखा जा सकता है। तो एम जी का मान कितना ले लेंगे हम, यहाँ पे जी का मान ले लेंगे 10, सॉरी पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे एम, सॉरी ये म्यू के आएगा पहले, तो एफ के म्यू के एम जी बराबर एम इंटू 0.63 और 2 गुणा 10 की पावर 4 माइनस म्यू के का मान कितना है 0.137 इंटू एम, और जी का मान कितना है 10 ले लेंगे हम, तो m गुणा में 0.63। तो अब आप गौर से देखिए कि ये 2 गुणा 10 की पावर 4 हो जाएगा माइनस ये बनेगा 0.137 को 10 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 1.37 m बराबर 0.63 m। अब इसको इधर भेज दो तो क्या आएगा 2 गुणा 10 की पावर 4 बराबर आएगा 0.63 m प्लस में 1.37 m, तो कितना बन जाएगा 2m बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2m। तो यहां से द्रव्यमान आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा द्रव्यमान, आपके पास द्रव्यमान आ जाएगा तो आप फिर भार बल आराम से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान कितना आएगा बताओ, तो आगे कर रहा हूं मैं, हमारे पास ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन किताब में दिया नहीं है क्योंकि क्वेश्चन डिलीट हो गया था, डिलीट क्यों हो गया तो वो पता चल जाएगा आपको अभी। तो आएगा 2 गुणा 10 की पावर 4 बराबर 2m, तो द्रव्यमान कितना आएगा, द्रव्यमान आएगा 2 गुणा 10 की पावर 4, m के साथ 2 गुणा में इधर आते किस में आ जाएगा, ये इधर भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो द्रव्यमान आएगा 10 की पावर 4। अब भार निकालने हैं तो भार मतलब W बराबर mg, m का मान कितना है 10 की पावर 4, इसका मान 10, तो ये 10 की पावर कितनी बनेगी 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 लाख न्यूटन, कितना हो गया 1 लाख न्यूटन। तो मतलब आपको क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उसमें कितना होना चाहिए 1 लाख न्यूटन, तो यहाँ कहीं भी 1 लाख न्यूटन नहीं है, यहाँ 20,000 न्यूटन है, ये 10,000 न्यूटन है, 8,000 न्यूटन है, इसीलिए आंसर क्या था मैच नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन को क्या कर दिया डिलीट।
तो इसमें दो ऑप्शन है कि या तो आप इस क्वेश्चन को सही करना है तो यहाँ 2 गुणा 10 की पावर 3 होता तो आंसर मैच हो जाता, मतलब एक पावर कम हो जाती, या फिर यहाँ ऑप्शन में आप क्या कर देते, कितना कर देते, 1 लाख करते, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन ये करवाया इसलिए कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि जैसे मैंने शुरू में आते ही कहा कि आप बलों का संयोजन या जोड़ घटाव कैसे करेंगे, बलों को घटकों में कैसे तोड़ेंगे, तो उनमें से ये एग्जाम्पल है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। लेकिन इसमें भी देखिए क्या है कि गति की समीकरण भी जा रही है, मतलब सरल रेखा में गति वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है और साथ में न्यूटन की गति का नियम भी यूज हो रहा है, मतलब दो काम हो रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो प्रश्न अब ऐसे ही बनने लगे हैं, लेकिन आप आराम से कर सकते हैं इसको। जो आपके पेपर में आएंगे वो कैलकुलेशन भी आसान होती है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होता है कि क्या है। आगे चलते हैं हम। तो ये इसका आंसर है। एक 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लकड़ी के बल्ले से टकराकर उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। यदि बल्ला व गेंद 15 मिली सेकंड के लिए संपर्क में रहते हैं तो गेंद पर लगने वाले बल का औसत मान क्या है। तो एक बॉल है, वो इधर जा रही है, इस साइड में जा रही, तो इस साइड में जा रही है, कितने वेग से जा रही है, तो इसका v1 का मान है 40 मीटर प्रति सेकंड, और इसका द्रव्यमान, तो गेंद का द्रव्यमान 150 ग्राम है, इसको मैं किलोग्राम में बदलूं तो 150 बटा में 1000 किलोग्राम कर दूंगा, ये आएगा 0.150 kg, 0.150 kg आ जाए। ठीक है, ऐसे कर देंगे तो ये हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि संवेग कितना है, तो संवेग आएगा P1 बराबर mv1। तो P1 कितना आएगा, P1 आएगा, m का मान कितना है, m का मान है 0.150 इंटू V1 का मान कितना है 40, ये है, तो ये आएगा 6, ये 6 आ जाएगा। आप 40 को 0.150 से गुणा करें तो कितना आएगा, 6 kg गुणा मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रा हो, ये P1 का मान आ गया। अच्छा, मैं क्योंकि आगे ये नियम लगाऊंगा कि बल का मान निकालने में निकालूंगा डेल्टा P बटा में डेल्टा T, यानी कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम यूज करूंगा, सेकंड नियम। क्योंकि आपको दो वेग दे रखे हैं, वेग दो दे रखे हैं, एक जाने वाला और एक आने वाला, तो संवेग परिवर्तन निकाल लो। टाइम भी दिया हुआ आपको, मेरे को अंदाजा कैसे लगे, क्योंकि आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 15 मिली सेकेंड, 15 मिली सेकेंड मतलब 15 गुणा 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो मेरे को इतना अंदाजा होगा कि बल निकालना टाइम का रोल है, तो मतलब न्यूटन की गति का कौन सा नियम यूज होगा, दूसरा नियम यूज होगा, तो मैं संवेग परिवर्तन निकाल। अब मैं इधर वाली डायरेक्शन को ले रहा हूं माइनस में, ये इधर जो जा रहा है माइनस में ले लिया, तो ये सारा मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो मैंने P1 का मान लिया, इधर जाने वाला को मैंने माइनस ले लिया, और अब इधर आएगी बॉल, बाद में बॉल इधर आ रही है बल्ले से टकरा के, तो चाल वही है, कितनी है P2 बराबर, ये माइनस की 40 है और ये क्या है प्लस की 40 मीटर प्रति सेकंड है, तो P2 कितना आएगा, P2 आएगा mv2, मान वही आएगा संख्यात्मक मान, m का मान 0.150 और v2 का मान 40 ही है, तो ये मान आएगा प्लस का 6 kg मीटर प्रति सेकंड। तो अब हम ये नियम लगाएंगे, डेल्टा टी का मान आपको दिया हुआ है कितना है 15 गुणा 10 की पावर माइनस 3 सेकंड, तो बल कितना आएगा, तो बल निकालेंगे संवेग परिवर्तन बटा में संवेग परिवर्तन में लगा समय, तो P2 माइनस P1 बटा में डेल्टा टी, अब मान रख दूंगा सारे, तो P2 का मान कितना है 6 माइनस P1 का मान भी कितना है 6। आप ये समझ रहे हो ना कि इधर माइनस ले इधर प्लस क्यों, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो गया। आप इधर वाला प्लस ले लेते इधर वाला माइनस, तो भी आंसर आ जाता, लेकिन आंसर माइनस में आता। मैं उस माइनस से बचने के लिए मैंने अंतिम वाला प्लस दिखा दिया और पहले वाला माइनस में दिखा दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट्टा में 15 गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 12 बट्टा में 15 गुणा ये 10 की पावर 3 ऊपर चली जाएगी। तो अब इसको हम हल कर देंगे, तो ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, तो ये आएगा 4 गुणा 10 की पावर 3 बट्टा में 5, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4000 बट्टा में 5, और 4000 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 800 न्यूटन।
कितना न्यूटन आ जाएगा, 800 न्यूटन। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे हम। आगे चलते हैं। तो ये इसमें व्याख्या दी हुई आप देख सकते हैं, आराम से आप समझ पाएंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आराम से आप इसका सोल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। किसी रॉकेट से रॉकेट के सापेक्ष गर्म गैसें, तो रॉकेट की बात हो रही है, तो ये रॉकेट मान लेते हैं ऐसे जा रही है ऊपर की ओर, इसमें से गैसें निकल रही हैं, गैसें नीचे की ओर निकलती हैं, तो गर्म गैसों का जो वेग है उसको हम यू से लिखते हैं, वो कितना है, 2000 मीटर प्रति सेकंड। नीचे की ओर है, रॉकेट के सापेक्ष किधर है, वो नीचे की ओर है, विपरीत दिशा में निकल रहा है, इसलिए मैं इसका निशान क्या ले लूंगा, माइनस। यदि रॉकेट पर थ्रस्ट, मतलब रॉकेट को ऊपर जो इस बल से उठाया जा रहा है, मतलब जो बल लग रहा है थ्रस्ट, एफ का मान वो कितना दिया हुआ है, वो दिया आपको 5 × 10⁴ न्यूटन। ये पर आपको मिलेगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, उसके आगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर और रैखिक संवेग संरक्षण पर आधारित युक्ति है। कौन सी, रॉकेट नोदन, या इसको आप बोलेंगे, हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया और संवेग संरक्षण पर आधारित युक्ति है ये कौन सी, और परिवर्ती द्रव्यमान का निकाय। परिवर्ती द्रव्यमान, क्योंकि जैसे जैसे फ्यूल खत्म होगा वैसे वैसे रॉकेट का द्रव्यमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब वो त्वरण उत्पन्न होता है, वो द्रव्यमान परिवर्तन के कारण भी हो रहा है। तो रॉकेट के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये थ्रस्ट उत्पन्न करता है, तो ईंधन के जलकर गैसों के रूप में बदलने की दर, तो गैसों के मतलब ईंधन का जलना मतलब द्रव्यमान कम हो रहा है, यानी कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ये आपको ज्ञात करना है, dm/dt। तो अब फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर माइनस का u dm/dt। आपको dm/dt चाहिए, तो dm/dt ये u इधर f के पैरों में मतलब भाग में आ जाएगा, F/u। अब मान रख देंगे, सिंपल प्रश्न है बिल्कुल। 5 × 10⁴ बट्टा में u का मान कितना है, माइनस पहले से एक और एक माइनस और आ जाएगा, और इसको अपने सोल्व कर देंगे। तो ये जो मान आएगा वो आएगा 50/2, यानी कि 25 kg प्रति सेकंड। ऐसे कर देंगे इसको। ऐसा एक क्वेश्चन और आएगा, तो अभी आप देख लीजिए, सेम ही ऐसा प्रश्न, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज करके यही मान निकालना है, तो आप उसके लिए भी आप तैयार रहिए, आगे आएगा वो प्रश्न। आगे चलते हैं। ये प्रश्न है एनसीईआरटी की बुक में से लिया गया है, ये प्रश्न आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2011। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप इस निकाय को हल करने के लिए, यहाँ पे जो भी मान पूछे उसको हल करने के लिए आपको वही पता होना चाहिए कि ऊपर वाले बल और नीचे वाले बलों को संतुलित कैसे करना है, इधर बल लग रहा है इधर बल लग रहा है, परिणामी बल कैसे निकालना है, ये सारा सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो एक m बराबर 20 kg का ब्लॉक मेज पर रखा हुआ है, तो ये ब्लॉक है मेज पर रखा हुआ है, इसका द्रव्यमान कितना है, 20 kg है। ब्लॉक व मेज के लिए म्यू के का मान, अब ये गति कर रहा है, मतलब गति कर रहा है, तो यहाँ पहियों और जो मेज है उसके बीच में घर्षण गुणांक का मान दिया, मतलब गतिज घर्षण लग रहा है, इधर गतिज घर्षण गुणांक का मान दे दिया, मतलब गतिज घर्षण बल लग रहा है, गति घर्षण गुणांक मान दिया, मतलब गति घर्षण लग रहा है। इस ब्लॉक से एक रस्सी बांध कर एक मेज के सिरे पर लगी, ये रस्सी बांध के मेज के सिरे पर लगी घर्षणहीन हल्की गिरनी, इस गिरनी के ऊपर से एक रस्सी, गिरनी आप समझते हो, पहले पुराने वाले कुओं से पानी निकालते थे, वो वाली हल्की गिरनी से होकर एक एम द्रव्य, मतलब इस रस्सी से एक एम द्रव्यमान, जिसका मान कितना है, 5 kg का भार लटका है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। भार m छोड़ने पर ब्लॉक m का त्वरण कितना होगा। तो आपको पता है यहाँ वजन लटकाएंगे तो ये आगे खिसकेगा ऐसे, वो कितने त्वरण से खिसक रहा है, वो a त्वरण से खिसक रहा है, मतलब इधर ये त्वरण से जा रहा है और इधर ये नीचे आ रहा है, कितने त्वरण से, सेम ही रहेगा, पूरा निकाय सेम है, त्वरण सेम है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा है कि जो आंसर देना है यहाँ पे 5 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये अपना देख लेते हैं क्या है। तो ये डायग्राम में जो है इसको 5 kg कर देंगे, कितना kg कर देंगे, 5 kg दिया भाई, ठीक है। तो आपको त्वरण ज्ञात करना है। अब देखिए इसके अंदर दो पिंड हो गए,
एक तो ये ब्लॉक जो मेज पे रखा हुआ है, एक ये छोटे वाला द्रव्यमान जो बाहर लटका है, दो हो गए। इन दोनों का आपको अलग अलग इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब पिंड पर जितने बल लग रहे हैं उनके आरेख बनाने, उनके चित्र बनाने अलग। उसी से आपको अंदाजा लगेगा भी आप परिणामी बल कैसे निकालेंगे। इस पर भी तो मतलब इस पर भी एक परिणामी बल निकालेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, और इस पे भी परिणामी बल लगा के एक इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन आएगी, उन्हीं से ही आगे का मान निकाला जाए। किसका मान निकालना है? त्वरण का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको मैं अलग बना लेता हूं ऐसे। इस पे इधर बल लग रहा है। अब देखो रस्सी को ऐसे खींचा जा रहा है, तो जिधर वस्तु बंधी होती है उससे दूर क्या लगता है? तनाव। क्योंकि रस्सी एक ही है सेम, तो जितना तनाव यहाँ है उतना इस साइड में होगा। वस्तु किधर बंधी है? इधर, तो उससे दूर किधर तनाव किधर है? ऊपर की ओर। इसमें ऊपर की ओर, इसमें तनाव इधर की ओर है। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रॉली इधर ही जाएगी, तो इधर जाएगी से मतलब ये। अब इस ब्लॉक को गौर से देखिए, इस पे इधर कितना बल लग रहा है टी, और इस साइड में कितना लग रहा है? इस साइड में। अब आप टायर वाले को यही दिखा देंगे कि घर्षण बल इधर लग रहा है। कितना लग रहा है? गति घर्षण लग रहा है एफ के, यही लग रहा है। अब इससे आप समीकरण बनाएंगे। इसका द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम, जिसका मान 20 kg दिया आपको, और त्वरण कितना दिखाया मैंने? इसका ए त्वरण। तो क्या मैं इसकी समीकरण लिख सकता हूँ कि ये बड़ा बल ज्यादा है, दोनों बल विपरीत दिशा में, तो एक में से दूसरे को घटाना है, तो टी माइनस क्या होगा? एफ के बराबर कैपिटल एम ए। क्या लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये क्या है? परिणामी बल। परिणामी बल कैसे है? इसका द्रव्यमान गुणा इसका त्वरण। इतनी बात क्लियर? क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? टी माइनस एफ के का मान कितना होगा? हमने पीछे क्वेश्चन में हल किया था, म्यू के एम जी होता है। तो ये ऊपर की ओर कौन सा बल लगेगा? नीचे की ओर तो भार बल कैपिटल एम जी, और ऊपर की ओर नॉर्मल। लेकिन ना तो ये ट्रॉली नीचे धस रही ना ऊपर जा रही, इसका मतलब ये दोनों संतुलित कर रहे हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है एफ के का, क्या होता है? म्यू के एन, लेकिन एन की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? एम जी, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है कि एन है वो एम जी के क्या है? बराबर है, इसीलिए मैंने एम जी लिख दिया, बराबर एम ए। अब मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। टी माइनस म्यू के का मान दिया आपको, कितना दिया है? 0.05, और m का मान कितना है? 20, और g का मान अभी हम नहीं रख रहे, तो g का g रहने देंगे, बराबर m का मान कितना है? बड़े m का मान 20 है। कितना है? 20 है। अब इसको थोड़ा सोल्व करें तो 20 पंजे कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 20 पंजे 100, तो यानी कि आएगा t माइनस 20 को आप 5 को करेंगे 20 से 100 आएगा, और 0.2 अंकों बाद यानी कि ये कितना बन जाएगा? 1g बन जाएगा ये, बराबर कितना आएगा? 20a। कितना आएगा? 20a आ जाएगा ये। एक और g का मान इसने रख दिया है, g का मान फिर आप ले लेंगे, अगर बुक में रखा हुआ तो आप रख ही देना। g का मान यहाँ रख लेना, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर g का मान मैं यहाँ, ये 20g है, g का मान अगर कर दूं तो ये आएगा 1 गुणा 10। g का मान और रख दिया, एक तो आएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो एक आएगा, और g का मान 10, तो यानी कि t माइनस 10 बराबर कितना आ गया? 20। इसको इक्वेशन दे दूंगा मैं 1। अब मैं इसकी बात करूंगा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इसको। मैंने इस ब्लॉक की एक इक्वेशन बना दी है, अब मैं इसकी बनाऊंगा, तो इसकी आगे बनाऊंगा मैं ये कि ब्लॉक तो ये बना दिया, कितने केजी का? ये 5 केजी का। इसका भार बल किधर होगा? नीचे की ओर। कितना होगा वो? 5g। एम जी गुण एम जी होता है, एम गुणा जी कितना? 5g। और ऊपर की ओर कौन सा बल लग रहा है? तनाव बल लग रहा है। और त्वरण किधर लग रहा है? नीचे की ओर। तो नीचे की ओर लग रहा है, इसका मतलब ये वाला बल बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 5g माइनस टी बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसका द्रव्यमान है स्मॉल m इंटू त्वरण। तो 5g माइनस टी, द्रव्यमान कितना है इसका? 5 है। तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब दोनों को एक साथ लिख के जोड़ देंगे। दोनों को एक साथ लिख के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो g का मान मैं कर ही देता हूं 50, क्योंकि g का मान 10 है। g का मान 10 गुणा 5 कितने हो जाएंगे? 50। तो ये दूसरी समीकरण बन गई। पहली समीकरण क्या थी? वो थी t माइनस 10 बराबर 20 है। t माइनस 10 बराबर 20 है। आपको किसका मान चाहिए?
त्वरण का, तो ये टी से टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस दोनों को जोड़ दिया हमने, समीकरण 1 व 2 को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये माइनस का और ये प्लस का तो कट जाएंगे, और ये जोड़ेंगे 10 और 50 की, 10 में से 50 जाएगा, ये सॉरी 50 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 40। और ये कितना है, 25 ए है। तो ए बराबर कितना आएगा, 40/25 यानी कि 8/5। तो कितना आएगा आगे देखते हैं इसका आंसर। तो 40/25 यानी कि 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करेंगे। तो बस आपको दोनों फ्री बॉडी डायग्राम पता होनी चाहिए कैसे बनाने हैं, उसके बाद काम बढ़ता चला जाएगा आगे अपने आप। आगे चलते हैं। आसान प्रश्न है, आप देख सकते हैं, आराम से कर पाएंगे आप, बस तरीका पकड़ना है आपको, तरीका क्या है। अब इस प्रश्न में क्या है, 5 kg की एक वस्तु एक्स अक्ष के अनुदिश चल सकती है, इस पर धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में एक बल लग रहा है, बल लग रहा है धनात्मक एक्स अक्ष पे। एफ का समय टी के फलन के रूप में ग्राफ दर्शाया गया है। इस समय जिसके लिए बल आरोपित है, वस्तु के वेग में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन पूछा, यानी कि वेग में परिवर्तन मतलब डेल्टा वी आपसे पूछा है। डेल्टा बता रहा है परिवर्तन किसमें, वेग में, ये आपसे पूछा है। तो ग्राफ किसके बीच में दिया हुआ है, बल और समय के बीच में, मतलब बल समय ग्राफ है ये। तो आपने अगर आवेग के बारे में पढ़ा है, तो बल समय का ग्राफ हो, उस ग्राफ का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वस्तु पर आवेग के बराबर होता है। आवेग बराबर क्या होता है, एफ टी, मतलब बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर आवेग निकाल पाए तो आई बराबर होता है डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब संवेग परिवर्तन, यानी कि किसी वस्तु पर आवेग है वो संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ये आवेग संवेग पर में। तो अगर आप आई निकाल ले, आई किससे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से कि एफ टी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इससे आपका आई आएगा, और आई आएगा तो हम संवेग परिवर्तन निकाल देंगे। संवेग परिवर्तन मतलब द्रव्यमान गुणा वेग परिवर्तन, समझ गए बात। तो m का मान आपको दिया ही हुआ है, तो आप डेल्टा बी आ जाएगा, बस ये काम करना है। तो ये ग्राफ है, इसको देख के अब कैसे निकालेंगे, तो इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। अब ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और दोनों एक जैसे हैं। तो एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो, उसको कितने से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो बस। तो इसका क्षेत्रफल कितना, आधार कितना है इसका, 1 से 2 तक, मतलब ये 1 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 0 से 4, यानी कि ये कितना है, 4। तो 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 त्रिभुज हैं, एक का कितना होगा, तो 2 गुणा 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है 1 इंटू ऊंचाई कितनी है 4, तो ये कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4, आवेग का मान आएगा 4 न्यूटन गुणा सेकंड। तो आवेग का मान 4 गुणा से 4 आ गया, मतलब ये आ गया 4। तो फिर आप आई का मान निकालेंगे तो वो आएगा डेल्टा पी, और आई का मान तो आपने 4 निकाला, और ये है एम डेल्टा वी। तो यानी कि डेल्टा वी बराबर आएगा 4/m। एम कितना है इसका 5 है, कितना आ जाएगा 0.8। डेल्टा वी का मान कितना आएगा 0.8 मीटर प्रति सेकेंड। सिंपल है, ये प्रश्न बहुत सिंपल है। तो ये बिल्कुल बताया गया कि बल समय त्रिभुजाकार ग्राफ का क्षेत्रफल 2 गुणा ये आई आ गया, आवेग समय पर में से आई बराबर डेल्टा पी बराबर एम बी। तो इससे हल करेंगे तो डेल्टा बी का मान 0.8 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आगे चलते हैं। 1 व 2 आदर्श स्प्रिंग तुला के पाठ्यांक होंगे। तो अब ये 2 स्प्रिंग तुला दी हुई है जो आधार से बंधी हुई है ऐसे, यानी कि ये इस आधार से पहली स्प्रिंग, फिर ये दूसरे आधार से पहली दूसरी स्प्रिंग, और इसके नीचे कितना केजी द्रव्यमान निकाला गया, लगाया गया 4 केजी। तो यहाँ तनाव मैं बोलूंगा T1, यहाँ तनाव कितना होगा T2, और यहाँ तनाव होगा T3। तो आदर्श स्प्रिंग तुला इसका मतलब स्प्रिंग का खुद का कोई द्रव्यमान नहीं है, और स्प्रिंग का खुद द्रव्यमान नहीं है। मान लो मैं T3 निकालूं, तनाव कितना होगा, तो तनाव होता है, यहाँ तनाव कितना होगा कि m गुणा नीचे टोटल जी गुणा में टोटल द्रव्यमान। टोटल द्रव्यमान मान लो m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 इस स्प्रिंग का द्रव्यमान है, और m2 इसका है, और m3 ये है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दोनों स्प्रिंग आदर्श स्प्रिंग है, तो इनका द्रव्यमान कितना है 0, तो बचेगा सिर्फ m3 का मान कितना है 4 kg। तो T3 का मान एक्चुअल में कितना है 4g।
अब मैं आपसे पूछूं कि T2 का मान कितना है, तो T2 का मान कितना होगा, नीचे कितना वजन है 4 ही है, तो T2 T1 और T2 T3 आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, तीनों का तनाव क्या आएगा, सेम आएगा। तनाव कैसे निकालते हैं, नीचे जो भार बल है उसके बराबर होता है तनाव। अगर संतुलन अवस्था में अगर भार ज्यादा हो जाएगा तनाव से तो फिर वो टूट ही जाएगा निकाय। तो फिलहाल तीनों का क्या है, बराबर है। अब स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होता है वो कैसे निकालते हैं, पाठ्यांक निकालेंगे, वो निकालेंगे T1 बट्टा में G, और दूसरी का पाठ्यांक निकालेंगे वो होगा T2 बट्टा में G। तो लेकिन T1 और T2 क्या दोनों बराबर हैं, तो R1 T1 का मान कितना है, T1 का मान है 4G बट्टा में G, G से G कर जाए कितना आएगा 4 kg, मतलब ये बताएगा 4 kg। दूसरा कितना आएगा, वो भी T2 का मान भी 4G है, ये भी कितना आएगा 4, यानी कि दोनों का जो पाठ्यांक होगा, दोनों का स्प्रिंग तुलाओं का पाठ्यांक क्या होगा, सेम होगा। इसका कारण ये है कि दोनों स्प्रिंगों खुद का कोई द्रव्यमान नहीं है। अगर इसका द्रव्यमान होता तो फिर ये तनाव अलग होता और ये वाला तनाव अलग ही होता। आगे चलते हैं अब। तो ये हमने निकाले हैं, चूंकि स्प्रिंग तुलांक पाठ्यांक ऐसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए बस, तनाव बट्टा में गुरुत्वीय त्वरण ऐसे निकाल देते हैं। आगे चलते हैं। एक वाहन सड़क पर V0 चाल से चल रहा है, तो एक वाहन है सड़क पर कितनी चाल चल रहा है, V0 चाल चल रहे वाहन है। यदि वाहन के टायर सड़क के बीच में स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये इधर स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो है μs, और मतलब घर्षण बल है वो कौन सा घर्षण लग रहा है, स्थैतिक घर्षण लग रहा है Fs। घर्षण आपने पढ़ा है कि घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण होता है और गति घर्षण होता है, दो टाइप के होते हैं घर्षण। तो वह न्यूनतम दूरी जिससे वाहन को रोका जा सके, इसका मतलब आप कैसे समझेंगे कि भाई इधर जा रहा है, इसका मतलब कोई इधर बल लगाया जा रहा है बाहर से, और इधर कौन सा बल लग रहा है, स्थैतिक घर्षण। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, परिणामी बल इधर जा रही है वस्तु, तो इस F में से ये जो विपरीत दिशा में घर्षण लग रहा है उसको घटा देंगे, यानी कि Fs बराबर त्वरण, त्वरण होता है द्रव्यमान गुणा, सॉरी परिणामी बल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमने मान लिया इस वाहन का द्रव्यमान कितना है, m। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी जिसमें वाहन को रोका जा सके। अब रोकना है इसका मतलब यह है कि जो पर रुकी गया तो त्वरण कितना हो गया, रुकने के बाद त्वरण कितना हो गया 0, या यूं कहें कि रोका है तो इसका मतलब है कि ये वाला बल इस बल के क्या है, बराबर। अगर मैं यहाँ 0 कर दूंगा तो भी F बराबर क्या आएगा, वाहन के रुकने पर क्या होगा, वाहन के रुकने पर F बराबर क्या होगा, Fs होगा, F बराबर Fs। इस तरीके से हम निकालेंगे इसको, F बराबर Fs। तो फिर हमने बाहर से कितना त्वरण दिया इसको, तो इसको मैं लिखूंगा ma और इसको लिखूंगा μs r, या ma बराबर μs r का मान कितना है, mg के बराबर होता है, m से m क्या कर जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा μsg, कितना आएगा a बराबर μsg आएगा। और ये रोकने वाला त्वरण है, ये त्वरण है मंदन है, ये कौन है, मंदन। अब क्या करना है कि वह न्यूनतम दूरी जिससे वाहन रोका जा सके, दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले चाल कितनी थी v, और बाद में रुक गया तो अंतिम चाल कितनी हो जाएगी 0, यानी कि u का मान तो आपको v0 दिया और अंतिम वेग कितना दिया है 0, और मान लो ये यहां से जाके यहाँ रुका है, दूरी कितनी है s। तो टाइम का जिक्र नहीं है, त्वरण का मान पता है आपको, त्वरण का मान कितना निकाला आपने, माइनस का μsg। तो आप गति कौन समीकरण यूज करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं, तीसरी समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, यही होगा। तो v² कितना, अंतिम वेग 0 है, और u का मान कितना है, तो u का मान है कितना, u का मान है v0² प्लस में 2 गुणा में माइनस का μs g इंटू में कैपिटल S। तो ये इसको इधर भेजूं तो माइनस का 20 बनेगा, इधर बनेगा माइनस का 2 μs g और s। तो s का मान कितना है, इधर आके ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बनेगा v² अपॉन में μsg, 2 μsg, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। यानी कि रुका है इसका मतलब जितना इधर बल लगाया उतना ही घर्षण लग गया है, तो दोनों कैंसिल कर दिए। तो उस स्थिति में हम ऐसे लिखते हैं बराबर Fs। तो फिर बाहर से कितना त्वरण देना है, मैंने कितना एक्सीलरेट किया है, तो वो है
आगे चलते हैं, इसमें क्या आएगा, ए बराबर कितना आ गया, म्यू एस जी। मंदन बल का मान कैसे निकालेंगे, ऐसे निकाल दिया हमने, तो ये मान आएगा 20 नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू एस जी। अब है ऊर्ध्वाधर दागने को तैयार है रॉकेट का वजन कितना है, 50 केजी, तथा इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम रेंचन वेग कितना है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ईंधन के खपत की न्यूनतम दर कितनी होनी चाहिए ताकि परमोंचन मंच से उत्थापित मात्र कर सके। खपत की दर यानी कि आपको वही डीएम बट्टा dt ज्ञात करना है। मैंने बात कही थी आपको कि ये आपको क्वेश्चन आएगा, 5 है उसको मैं लिख सकता हूँ 5000 मीटर प्रति किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, निशान किसका लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, अब इसमें आगे है कि ऊपर की ओर रॉकेट को उठाना है, उसका बल का मान नहीं दिया आपको। ऊपर की ओर बल कम से कम कितना लगाना पड़ेगा, तो नीचे जो भार बल है उसके बराबर, यानी कि F बराबर है mg। अब F बराबर m का मान कितना है, टोटल वजन कितना है रॉकेट का, 450 प्लस में 50, रॉकेट का वजन प्लस में उसमें जो फ्यूल है उसका वजन इनटू में g, तो ये आएगा 500 g, 500 g, ये F का मान है। अब फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, F बराबर माइनस का u dm बट्टा dt। तो यहाँ से dm बट्टा dt का फॉर्मूला कितना निकलेगा, माइनस का F बट्टा u, और अब मान रख देंगे सारे, तो कितना है 500 गुणा में g का मान 9.8 और u का मान कितना है, वो है माइनस का 5000। तो अब जो होता है उसको कैंसिल कर देंगे, जो मान आएगा वो आ जाएगा, कितना आएगा 0.98 kg प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये रॉकेट नोदन वाले टॉपिक में से प्रश्न आप कर सकते हैं आराम से। आगे चलते हैं, ये करके बताया आपको बढ़िया से, यानी कि जो ऊपर वाला उत्थापक बल है वो किसके बराबर होगा, भार बल के बराबर होगा। एक समतल सड़क के 500 kg का घोड़ा 1500 किलोग्राम की गाड़ी को 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींचता है। ठीक है, टोटल वजन कितना हो गया, द्रव्यमान कितना हो गया, 500 प्लस 1500 हो गया, 2000 kg हो गया। गाड़ी को कितने त्वरण से, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से खींचता है। यदि सर्पी घर्षण गुणांक 0.2 है तो सतह द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल कितना है, सतह द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल कितना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो वही बलों को आपको पता होना चाहिए, बल कैसे अपने करते हैं। तो न्यूटन गति के नियम से कि इधर अब घोड़ा बनाना है आपको, अब घोड़ा बनाने आपने ऐसे बना दिए, घोड़ा है और इधर बल लगाया है F और इधर लग रहा है घर्षण बल। तो कैसे निकालेंगे, F माइनस एफ बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो कैपिटल F का मान कितना आएगा, ma प्लस में स्मॉल f आ जाएगा। इसी का मान ज्ञात करना है आपको F का, क्योंकि घोड़े ने खींचने के लिए जितना बल लगाया उतनी प्रतिक्रिया घोड़े को वापस मिलेगी, तभी घोड़ा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी घोड़े को तो फिर घोड़ा वहीं फिसल जाएगा। इसीलिए यही बल है वो जिसका मान आपको ज्ञात करना है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, F बराबर m का मान कितना होगा, वो होगा 500 प्लस 1500 kg, गुणा में त्वरण कितना है 1 है, प्लस में त्वरण कितना है इसका, हाँ प्लस में F का मान कितना होगा, वो होगा म्यू एस, द्रव्यमान टोटल वही काम आएगा, म्यू एस एम जी होता है, और जी का मान यहाँ ले लेंगे हम 10, और फिर इसको हल कर देंगे। तो ये आएगा 2000, और ये कितना होगा, तो ये होगा, इसने तो द्रव्यमान ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, यानी कि 2000 तो बाहर आ जाएगा, और इधर बचेगा, यहाँ बचेगा 1, प्लस में म्यू एस जी, म्यू का मान कितना है 10, तो 2000 1 प्लस म्यू एस का मान कितना था, तो म्यू एस का मान है 0.2 गुणा में 10,
0.2 गुणा 10 मतलब 2, और 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 को 2000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6000 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये, कर सकते हैं इसको आराम से। आगे चलते हैं। 40 न्यूटन भार का क्रेट खुरदरी सतह पर स्थिर है, तो ये इस क्रेट का भार नीचे की ओर लगता है, वो कितना है 40 न्यूटन है। तो प्रतिक्रिया बल यानी कि आर या एन का मान भी कितना होगा, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो आर बराबर भी कितना है डब्ल्यू बराबर 40 न्यूटन है। इस पर 12 न्यूटन क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है। ये क्षैतिज बल है जो कितना आरोपित किया गया है 12 न्यूटन। क्षैतिज बल है वो 12 न्यूटन है, यानी कि बाह्य स्रोत ने इतना बल लगाया है 12 न्यूटन। यदि घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर 0.5, अब आपको घर्षण गुणांक म्यू एस है, मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक आपको कितना दे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक आपको दे रखा है म्यू एस बराबर 0.5, और म्यू के गति घर्षण गुणांक कितना देगा 0.4 है। तो क्रेट पर लगने वाला घर्षण बल क्या है। देखिए ऐसे प्रश्नों में पहले तो आपको ये बताना होगा कि जो ये बाहर से बल लगाया है 12 न्यूटन आरोपित बल है, इसे आरोपित बल बोलेंगे, आरोपित बल 12 न्यूटन है। उस आरोपित बल ने क्या इस ब्लॉक को गतिशील किया है या नहीं। क्योंकि गतिशील नहीं किया इसका मतलब है कि वहां पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, और गति करने लग गया तो कौन सा बल लगेगा, गति घर्षण लगेगा। और उसको चेक करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कब तक गति नहीं करेगा ये, कि मान लो ये ब्लॉक 40 न्यूटन भार का है, ऐसे थोड़ा सा बल लगाया तो नहीं चलेगा, उससे थोड़ा सा लगाया तो भी नहीं चला, लेकिन ऐसे ऐसे करते आप बल बढ़ाते जाएंगे आरोपित बल, तो एक आरोपित बल का मान आएगा कि ये गति करने लग जाएगा। तो आरोपित बल का एक मैक्सिमम मान आएगा कि उससे पहले पहले तक वो गति नहीं करेगा ब्लॉक, इसके बाद गति करने लग जाएगा। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आरोपित बल अगर आप कम लगा रहे हो तो विपरीत दिशा में स्थैतिक घर्षण बल लग रहा है, वो उसको संतुलित कर रहा है। यानी कि जितना, अगर मान लो आपने 1 न्यूटन इधर लगाया तो इधर भी स्थैतिक घर्षण बल कितना न्यूटन काम करने लग गया 1 न्यूटन, फिर आपने 2 न्यूटन लगाया तो भी कितना हो गया 2 न्यूटन। यानी कि स्थैतिक घर्षण बल आरोपित बल के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेता है। सेल्फ एडजस्टमेंट फोर्स है स्थैतिक घर्षण बल, स्वतः समायोजन बल है स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन कब तक होगा ये, एक निश्चित टाइम, मतलब एक निश्चित बल लाएगा आरोपित बल का मान, कि उसके बाद वो गति करने लगे। इसका मतलब क्या है कि इधर जो संतुलित करने वाला था स्थैतिक घर्षण बल, उसका भी अधिकतम मान आ गया है, उसे हम बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कौन सा बल बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल। तो पहले आपको ऐसे प्रश्नों में सीमांत घर्षण बल का ही मान निकालना होगा। इसे बोलते हैं एफ एक्स मैक्सिमम, जिसका मान होता है म्यू एस आर। तो म्यू एस का मान कितना है 0.5, और आर का मान कितना है 40। 40 को 5 से गुणा करूं तो कितना आएगा 20 न्यूटन। सीमांत घर्षण बल का मान 20 न्यूटन आने का मतलब है कि जब तक आप आरोपित बल 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं करेंगे, कितने न्यूटन से, 20 न्यूटन से ज्यादा नहीं करेंगे, तब तक ये वस्तु गति नहीं करेगी, स्थिर रहेगी। मतलब 1 लगाया तो भी इधर 1 बन जाएगा, 2 लगाया तो इधर भी 2 बन जाएगा। ये जो स्थैतिक घर्षण है, ये स्थैतिक घर्षण है। यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का जो मान है बड़ा या बराबर होता है किसके, सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के। तो अभी ये 2 न्यूटन है, लेकिन सीमांत घर्षण कितना है 20 न्यूटन। इसका मतलब ये जो ये घर्षण है स्थैतिक घर्षण बल क्या है छोटा। फिर आपने ये 2 से 4 किया, मान लो 10 कर दिया, तो ये भी कितना हो गया 10, लेकिन अभी भी ये क्या है छोटा। ऐसे करते करते आपने 20 कर दिया इसको, तब जाके ये जो स्थैतिक घर्षण बल है वो सीमांत स्थैतिक घर्षण बल के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसीलिए आप हमेशा पढ़ते हो कि इस जो एफ एस का मान है वो लेस देन इक्वल टू होता है एफ एस मैक्सिमम। ये सीमांत यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान है। इसके बाद फिर एडजस्टमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति। तो अब आप देखिए सीमांत घर्षण बल कितना आ गया 20 न्यूटन। तो मतलब जो आरोपित बल हैं वो एफ एस मैक्सिमम यानी कि सीमांत घर्षण बल से क्या है, कम है। लेकिन वस्तु गति करवाने के लिए जो भार जो आरोपित बल है वो इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, कम है। तो वस्तु क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और स्थिर रहेगी तो फिर घर्षण कितना होगा, तो भार से बल कितना लगा है 12 न्यूटन। कब तक एडजस्ट करेगा ये इधर वाला बल, जब तक कि 20 न्यूटन ना हो जाए।
तो ये तो 20 से कम ही है, 20 से कम है, इसका मतलब कि इधर जितना बल लगा है उतना ही इधर घर्षण लागू हो गया है। कितना लागू हो गया है? 12 न्यूटन। कितना न्यूटन? 12 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 न्यूटन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान 21 न्यूटन आता, फिर गति घर्षण काम में आता। मान लो ये प्रश्न आता कि ये आपने बल लगाया है वो 25 न्यूटन है, तो 25 न्यूटन है, इसका मतलब है कि एफ एस है, सॉरी, जो आरोपित बल हैं, आरोपित बल जो बाहर से लगाए हैं वो एफ एस मैक्सिमम से क्या हो गया है? ज्यादा हो गया। तो वस्तु क्या करेगी? गति करेगी। तब आपको ये एफ के निकालना होता है, वो आता है म्यू के आर। और वो कितना आता है? म्यू के का मान कितना है? 0.4। और आर का मान कितना है? 40। फिर ये कितना न्यूटन आता? 16 न्यूटन आता। गति घर्षण कितना आता? 16। लेकिन अभी तो गति नहीं कर रहा। जब तक गति नहीं करना है, इसका मतलब है कि आरोपित बल का मान सीमांत स्थिति घर्षण बल से कम है, और सीमांत स्थिति घर्षण बल कम है, तो इसका मतलब है कि जितना आपने बाहर से आरोपित बल लगाया है उतना का उतना उसने एडजस्ट कर लिया। यानी कि 10 न्यूटन लगाया तो इधर भी 10 लगना शुरू हो जाएगा, इधर 12 किया तो इधर भी 12 शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, ऐसा प्रश्न आगे भी आएगा। तो ये पूरी कहानी बताइए आपको, मैंने जो बताया वो आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपसे पूछे स्वतः समायोजित बल कौन सा है, तो स्थैतिक घर्षण बल होता है, वो स्वतः समायोजित बल होता है, गति घर्षण नहीं होता। एक ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से एक वस्तु जोड़कर धीरे धीरे इसकी साम्यावस्था तक नीचे लाई जाती है, तो स्प्रिंग डी मात्रा से खींच जाती है। यदि समान वस्तु इसी ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से जोड़कर यकायक गिरने दी जाए तो स्प्रिंग कितनी दूरी तक खींच जाएगी? ये प्रश्न आपसे पूछा है। इसके लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं। पहला डायग्राम यहां तक, यहां से यहां तक बनाए कि एक स्प्रिंग है, उसको उसके ऊपर क्या जोड़ रखा है? द्रव्यमान जोड़ रखा है, ठीक है। इसको धीरे धीरे छोड़ा है तो ये नीचे आएगा, स्प्रिंग क्या होगी? संपीड़ित होगी। तो ये नीचे क्यों ला रहा है इसको? क्योंकि इसका भार बल किधर लग रहा है? नीचे की ओर, mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। लेकिन जब नीचे ला रहे हैं तो इसका संपीड़न हो रहा है, तो स्प्रिंग में भी एक बल पैदा हो जाता है, प्रत्यानयन बल, जो क्या करता है? इसका अपोज करता है, यानी कि विपरीत लगेगा। कितना लगेगा? उससे प्रत्यानयन बल का फॉर्मूला होता है kx। और धीरे धीरे आएगा, फिर एक टाइम ऐसा है कि ये रुक जाएगा, जितना संपीड़ित होना है उतना संपीड़ित होगा। इसका मतलब है कि जितना भार बल नीचे लग रहा है उतना ही kx बल ऊपर लगेगा, यानी कि साम्यावस्था आ गई। तो हमने पहली स्थिति से लिख दिया कि जो कितना विस्थापन हुआ इसका, तो इसने दे रखा है d दूरी तक संपीड़ित हुआ है, इसलिए मैंने kx की जगह क्या लिखा है? kd बराबर, kd ने mg को क्या कर दिया है? संतुलित कर दिया। यहां से d का मान आ गया आपके पास mg/k। फिर उसके बाद क्या है कि इसको ऐसे पकड़ रखा था, इसको अचानक छोड़ दिया। अचानक छोड़ेंगे तो हम आगे वाला पोर्शन है वो ऊर्जा के हिसाब से सोल्व करेंगे। इस द्रव्यमान को अचानक छोड़ा तो पहले इसके पास कौन सी ऊर्जा यहाँ तक लाया हुआ है, तो ये स्थितिज ऊर्जा है। ये स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई, और फिर कमी किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा में वृद्धि के क्या होगी? बराबर होगी। या यूं कहें कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है वो स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होगी? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो यहां तक थी ये, मान लो यहां से यहां तक आया है, तो ये कितनी ऊर्जा में कमी आई है? mgx। कितनी कमी आई है? mgx। लेकिन फिर इसमें वो ऊर्जा खत्म नहीं है, वो कहाँ चलेगी? स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित होगी? 1/2 kx में खर्च हो गई, मतलब संचित होगी। तो यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? x से x कट जाएगा और ये आएगा 2mg/k, और mg/k का मान कितना है? d है। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? 2d आ जाएगा। तो पहले डायग्राम से हमने d का मान निकाल दिया, फिर बाद में हमने ये कह दिया कि जो स्थितिज ऊर्जा है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में, स्प्रिंग की प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। ये हम लिख देंगे। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कमी किसके बराबर होगी? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगी। ऐसे लिख सकते हो, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट होगी किसमें? प्रत्यास्थितिज ऊर्जा के। आगे चलते हैं। किसी स्थिर लिफ्ट में एक वस्तु का द्रव्यमान m मापा जाता है। यदि ये लिफ्ट a त्वरण से ऊपर की ओर गति करती है तो लिफ्ट में वस्तु का द्रव्यमान होगा। अब देखो, अगर भार की बात पूछ जाती तो भार होता है mg,
भार बल क्या होता है mg। तो लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से किसका मान बदलता है, जो g है यानी कि त्वरण का मान कम ज्यादा हो जाता है। द्रव्यमान का मान कभी भी नहीं बदलता। आपसे प्रश्न में किससे पूछा है, द्रव्यमान, मतलब अगर 4 kg की वस्तु है तो वो लिफ्ट चाहे चल रही है चाहे रुकी है हमेशा कितने kg की रहेगी, 4 kg की ही रहेगी, यानी कि कितना आएगा m। भार पूछता, आभासी भार में परिवर्तन होता है लिफ्ट की गति के कारण, वो हम निकालते हैं। आगे चलते हैं। द्रव्यमान है परिवर्तित रहता है। अल्फा कोण के घर्षण रहित नत समतल पर एक ब्लॉक रखा जाता है। नत तल को ए त्वरण देने पर ब्लॉक स्थिर रहता है, तो ए का मान क्या होगा। तो एक नत समतल ऐसा ही होता है स्लोप वाला। कितना कोण है इसका, अल्फा। इस पे एक ब्लॉक रखा गया है। अब ब्लॉक रख दिया तो ब्लॉक नीचे आएगा, लेकिन ये कह रहा है कि ब्लॉक नीचे नहीं आने दे रहे, हम क्या करें, हम इसको ऐसे भगा रहे हैं। कितने त्वरण से, ए त्वरण से। और ये ब्लॉक चिपका हुआ रहता है। चिपका हुआ रहता है मतलब इसका मतलब है कि वैसे तो आपको पता है नीचे गिरने वाला है, लेकिन इसको इतना तेज भगाया कि ये यहीं सेट है, तो इसका मतलब है कि जितने त्वरण से आपने इसको इधर भगाया उतना ही विपरीत दिशा में, मान लो त्वरण, ये इसका त्वरण इधर होगा, कितना होगा ए, और मान लो इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है m, तो इधर ये आभासी बल कितना अनुभव करेगा, एम ए। ये आपका इसमें याद रखने वाली बात है, आभासी बल कितना अनुभव करेगा ये ब्लॉक, m इंटू ए। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद है कि आपको ए का मान निकालना है। ए का मान निकालने आप देखिए कि इसका भार बल बिल्कुल जस्ट नीचे लगेगा, ये एम जी। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए इस डायग्राम में चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। ये पॉइंट लेता हूँ मैं, बीच वाला नहीं ले रहा। ये है एम ए और ये कौन है, भार बल नीचे एम जी, ताकि आपके समझ में आए घटक, बलों को घटकों के रूप में तोड़ना है। तो आपको पता है कि एक तो एम जी का घटक इधर आएगा और एक इधर आएगा, इधर आएगा। एम जी के दो घटक आएंगे, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। समझ में आ गई बात। और एक मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, ऐसा इसलिए किया क्योंकि एंगल का पता लगाना है मेरे को। तो कोण का पता कैसे लगाएंगे हम, तो कोण का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण कितना होगा, अल्फा। और अगर ये अल्फा होगा तो आप देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा। और ये 90 माइनस अल्फा होगा तो ये वापिस फिर 90 डिग्री है, तो 90, अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो इसका मतलब ये अल्फा है, यानी कि ये अल्फा है तो ये कितना है, 90 माइनस अल्फा है। अब क्या होगा कि देखो, इस mg को हम बात करें तो mg का अल्फा के साथ घटक आएगा, जो मेन कोण है उसके साथ होगा mg cos अल्फा, और जो दूसरा घटक है इधर ये होगा mg sin अल्फा। समझ में आ गई बात। अब है किसकी बात, ए की बात, त्वरण की बात। वो किधर लगेगा, तो इसका आभासी बल इधर लग रहा है, तो इस आभासी बल के भी कितने घटक होंगे, दो घटक होंगे। एक इधर जिसको आपने ऐसे दिखा रखा है, मतलब ये इधर, मतलब ये कौन है, एम जी साइन अल्फा, और इधर क्या है वो अभी हम दिखाएंगे। तो ये एम ए है। तो अब वापिस हम चेक करें इसको, तो ये होगा 90 माइनस अल्फा, तो ये वापिस क्या हो जाएगा, अल्फा। अल्फा के साथ बड़ा होता है एम ए कोस अल्फा, और इधर बड़ा होगा ये इधर होगा एम ए साइन अल्फा। लेकिन अब आपको क्या करना है इसमें कि इसको नीचे वाला लाने वाला घटक कौन है, बाहर का एम जी साइन अल्फा। नीचे मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में तो लग रहा है एम जी साइन अल्फा, और जस्ट विपरीत क्या लग रहा है, एम ए कोस अल्फा। अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में दो ही बल लग रहे हैं, एक तो नीचे की ओर ऐसे लग रहा है जो स्लोप के अनुदिश नीचे की ओर एम जी साइन अल्फा, और ऊपर की ओर एम ए कोस अल्फा। अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। और कोई घटक हमारे काम के नहीं है, सिर्फ इसी डायरेक्शन की बात करें तो, यानी कि एम जी साइन एल्फा है वो बराबर होगा एम ए कोस एल्फा के। तो यहाँ से एम कट जाएगा, और ए बराबर क्या आएगा, तो ये कोस एल्फा इधर आ जाएगा, तो ए बराबर आएगा जी
साइन एल्फा बट्टा में कोस एल्फा। साइन बट्टा में कोस कौन होता है, टेन होता है, तो जी टेन एल्फा है, ये होगा। यानी कि बात यही खत्म है कि इधर ए त्वरण से है तो ये भी ए त्वरण महसूस करेगा, तो ये इस पे कितना बल लगेगा, ये इस दिशा में लगेगा, कितना, आभासी बल द्रव्यमान गुणा त्वरण। समझ में आ गई बात? तो ऐसे कर देंगे इसको, ये इसका डायग्राम है, मैंने बिल्कुल बीच में से बना के बता दिया आपको, ये बिल्कुल आसान है, इसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कोण अल्फा क्यों आया है, क्योंकि ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण कितना है, अल्फा है, इसीलिए कोण क्या है, अल्फा। इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ चिपकाया था ताकि आपको पूरा समझ में आ गई बात आपको, इसीलिए ऐसे किया था। दोनों चित्र सेम ही है, बस वो पॉइंट मैंने यहाँ दिखाया और अब यहाँ दिखा दिए, बाकी ओके है काम, तो आराम से कर सकते हैं आप ऐसा प्रश्न। अब ये प्रश्न है, 6 केजी तथा 4 केजी द्रव्यमानों के दो ब्लॉक एक स्प्रिंग तुला से जुड़े हैं, 20 न्यूटन तथा 10 न्यूटन के दो ब्लॉक पर लगाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक क्या होगा। तो आप देखिए, एक बल इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 20 न्यूटन, तो परिणामी बल कितना होगा, तो स्प्रिंग तुला परिणामी बल कैसे निकालेंगे, तो जो आरोपित बल है इधर लग रहा है इधर लग रहा है, उससे हम परिणामी बल निकालेंगे, वो आएगा 20 माइनस 10, वो होगा परिणामी बल। और द्रव्यमान कितना है पूरे निकाय का, वो है 6 + 4 गुणा में ए, तो ए बराबर आएगा 10/10, कितना आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी इस निकाय का त्वरण होगा वो इधर होगा, और कितना होगा वो 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जैसा चित्र में बताया स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा, तो इसका थोड़ा सा प्रश्न में हाँ, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक कितना होगा, तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तनाव का मान निकालें, जितना तनाव है उतना ही पाठ्यांक है, तो कितना होगा, तो तनाव कैसे निकालेंगे, हम कोई भी एक ब्लॉक ले लेंगे, जैसे आपके आंसर में जो ब्लॉक लिया गया है हम उसी की बात कर लेते हैं, 4 केजी का ब्लॉक लिया है, तो इस पे इधर बल कितना लग रहा है 10 न्यूटन, और इधर तनाव बल लग रहा है टी, और कितने त्वरण से जा रही है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कितने से 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे फिर, तो निकालने के लिए आप इसका निकालेंगे, ये आएगा T-10 बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो त्वरण आपने कितना निकाल रखा है 1, इसका द्रव्यमान गुणा त्वरण 1 है, तो ये कितना आएगा, ये T बराबर आएगा 4 + 10, कितना न्यूटन आएगा, ये 14 न्यूटन, कितना न्यूटन आ जाएगा, 14 न्यूटन आ जाएगा, ये आएगा 14, इसको ऐसे सोल्व कर देंगे। आप चाहे इस वाले में निकालते तो भी यही आता आंसर, आप चेक करना कि इधर वाले में ये काम करें तो क्या 14 न्यूटन आता है नहीं आता। आगे चलते हैं, अब ये करके बताया आपको, जैसे बताया वैसे किया हुआ है, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं इसको। एक बेलन एक नत तल पर लुढ़कते हुए चढ़ता है, ऊंचाई h तक पहुंचता है और नीचे की ओर लुढ़कता है, संपूर्ण गति बिना फिसलन की होती है, बेलन पर लगने वाला घर्षण बल की दिशा क्या होगी। तो ये नत तल है और ये बेलन है, सामने से देखेंगे बेलन ऐसे ही होगा, ये ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर की ओर चढ़ना है मतलब इसका कोणीय वेग ऐसे है और ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप इस कांटेक्ट जहां से कांटेक्ट है बिना फिसलने के लुढ़कने लुढ़कने का मतलब है कि ये जो गति हो रही है वो लोटनी गति हो रही है, शुद्ध लोटनी गति। कैसी गति हो रही है, शुद्ध लोटनी गति। लोटनी गति में स्थानांतरणीय गति भी होती है और घूर्णन गति भी होती है। अब आप गौर से देखिए कि स्थानांतरणीय गति भी होनी है और घूमना भी है, इसका मतलब है कि जो ऐसे नहीं कि ये एक ही जगह ऐसे घूम रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है। ऊपर की ओर जाने के लिए जरूरी है कि जो ये पॉइंट यहाँ इस सतह के संपर्क में,
वहां इसकी पकड़ बनानी जरूरी है। पकड़ बनाने का मतलब है कि यहाँ स्थिति घर्षण लगेगा। कोई भी चीज घूमती है, अगर वो आगे बढ़ रही है घूमती है, इसका मतलब है कि जो टायर है, मान लो टायर और रोड के बीच में स्थिति घर्षण बल लगता है, वो ही पकड़ बनवाता है। अगर वो नहीं है तो फिर पकड़ नहीं बनेगी और वो टायर वहीं फिसलता रहेगा। तो इस पॉइंट पी को पकड़ बनाने के लिए कौन सा बल है? स्थिति घर्षण। अब आप गौर से देखिए, ये टायर ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट किधर आने की कोशिश कर रहा है? इधर। ये पॉइंट इधर आने की कोशिश करना ना। अगर मान लो कि घर्षण नहीं है तो ये इधर आएगा, फिर ये वाला पॉइंट भी इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट, यानी कि ये एक ही एक जगह क्या होता रहेगा? फिसलता रहेगा। लेकिन अगर स्थिति घर्षण है तो वो इस पॉइंट, ये पॉइंट किधर जाना चाह रहा है? इधर, नीचे की ओर। और स्थिति घर्षण किधर लगेगा? स्थिति घर्षण उधर लगता है जिधर कोई कण जाना चाहता है या जा रहा है। तो ये कण इधर जाना चाहता है तो स्थिति घर्षण किधर लगेगा? ऊपर की ओर। इससे क्या होगा कि अब ये ऐसे स्थिति घर्षण बल क्या करता है? तालाबंदी कर देता है, यानी कि टायर का पॉइंट और सड़क का पॉइंट को लॉक कर दिया, ऐसे ऐसे लॉक कर दिया है। अब ये नीचे ऊपर वाला पॉइंट है टायर का पॉइंट, ये इधर जाना चाह रहा है, किधर? इधर। तो स्थैतिक घर्षण किधर लगेगा? इधर। इसको इधर जाने नहीं देगा। तो फिर उसके पास इलाज क्या है? उसके पास इलाज है कि ये ऐसे जाए। ऐसे जाने मतलब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, और ये पॉइंट ऊपर गया तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। इसका मतलब है कि टायर क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। ये टायर क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। कि मान लो ये पॉइंट यहाँ है तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा, इसका मतलब टायर आगे बढ़ गया और ऊपर चढ़ रहा है। तो आप इसमें देखेंगे तो स्थैतिक घर्षण किधर लग रहा है? ऊपर की ओर। स्थैतिक घर्षण ऊपर की ओर, तो मतलब ऊपर चढ़ते हुए स्थैतिक घर्षण किधर आएगा? ऊपर की ओर। अब हम बात करें कि टायर नीचे आ रहा है। टायर किधर आ रहा है? नीचे। अब नीचे में क्या है कि आपको पता है कि नीचे छोड़ती स्पीड से आएगा और फिसलने की संभावना रहेगी। उसमें भी वही बात कि फिसलने की संभावना रहेगी, तो फिर पकड़ बनानी है। और पकड़ बनानी है तो इसमें क्या होगा? इसमें आप वो स्थानांतरण गति वाली बात करेंगे कि ये जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेगा, तो उसको अब तेजी से आएगा तो फिसलेगा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पकड़ बनानी जरूरी है। तो इसमें आप पूरे पिंड को साथ समझेंगे। ये नीचे आ रहा है तो ऊपर की ओर लगेगा स्थैतिक घर्षण बल, यानी कि स्थैतिक घर्षण बल हमेशा ही किधर लगेगा? ऊपर की ओर, चाहे वो बैलन ऊपर चढ़ रहा है या नीचे आ रहा है। पूरी गणितीय काम आपको नहीं समझाया, सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आप ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, स्थैतिक घर्षण बल हमेशा ऊपर लगेगा। आगे चलें, यानी कि इसमें आप एक कण से समझेंगे, इसमें आप पूरी वस्तु को एक साथ समझेंगे। पूरी वस्तु नीचे आना चाह रही है फिसल के, लेकिन ये फिसलने नहीं देगा, तो मतलब ये किधर है? ऊपर की ओर है। वैसे इसको हम बल लागुण के द्वारा समझते हैं कि इधर बल लागुण है, वो ऐसे लग रहा है, तो फिर भार वाला बल लागुण ऐसे लगेगा, और फिर घर्षण के कारण ऐसे लगेगा, तो मतलब घर्षण किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। उस पर हम नहीं जाएंगे, फिर वो इसके लिए आपको रोटेशन मोशन वाला भी क्लियर होना चाहिए, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे। तो चढ़ते उतरते समय दोनों समय ढलान के अनुदिश किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा स्थैतिक घर्षण बल। आगे चलते हैं। एक वस्तु को डोरी से बांधकर किसी क्षैतिज घर्षण रहित सतह पर 0.5 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करवाई जाती है, जैसे कि करवाई जाती है। डोरी में तनाव कितना है? 16 न्यूटन से अधिक होने पर यह टूट जाएगी। वह अधिकतम गतिज ऊर्जा जो वस्तु की हो सकती है। यह बात आप बुक खोल रखिए, आप साथ साथ आंसर की लगाते जाइए और पीछे जो आंसर की दी गई है उसको मैच करते जाइए। अगर कोई मिसमैच मेरे करवाने के बाद भी होगी भी आपने सॉल्यूशन में ये बताया है और उसमें वो है, तो आप सॉल्यूशन वाला ही अंतिम समझे, और किताब में भी व्याख्या में जो आंसर है उसको ही आप अंतिम आंसर समझना है। आंसर की लगाते समय क्या होता है कि सारी सात लगवाई थी तो ऊपर नीचे होने की संभावना है। इसके लिए आप बुक साथ में रखें तो आपको हाथों हाथ क्लियर होता जाएगा। अब इसमें हम बात करें, वस्तु को डोरी से बांध दिया ऐसे, और ऐसे क्षैतिज में घुमा दिया। डोरी घर्षण रहित सतह पर घुमाया जा रहा है। कितने मीटर की है? डोरी की लंबाई या त्रिज्या कितनी है? 0.5 मीटर है। और डोरी में तनाव 16 न्यूटन से अधिक होने पर टूट जाएगी। देखिए डोरी ऐसे घुमाई जा रही है ऐसे, तो वस्तु से दूर की तरफ, मान लो यहाँ से नीचे से आप देखेंगे तो ये तनाव किधर लगेगा? केंद्र की ओर। और ये तनाव है वो ही कौन सा बल प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, तनाव बल। तो अभिकेंद्रीय बल जिससे भी प्रदान किया जाता है, मैथमेटिकली उस बल के बराबर रख देते हैं। अब ये कह रहे हैं
कि डोरी में तनाव 16 न्यूटन से अधिक होने, मतलब तनाव का अधिकतम मान कितना है, तनाव का अधिकतम मान है 16 न्यूटन, और तनाव मैक्सिमम है, इसका मतलब विकेंद्रीय बल भी मैक्सिमम है और उसकी चाल भी क्या है, मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा चाल होगी तो तनाव ज़्यादा हो जाएगा, और मतलब जो तनाव से ज़्यादा बल लगने लग जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा, तो यानी कि ये मैक्सिमम वी मैक्सिमम है। तो यहाँ से वी मैक्सिमम स्क्वायर कितना आएगा, वो आएगा टी मैक्सिमम इंटू में आर, और टी कितना है 16 और आर कितने है 0.5, तो यहाँ से कितना आएगा ये 8 आ जाएगा। एम वी मैक्सिमम स्क्वायर का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ऐसा क्यों निकला है, क्योंकि आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा चाहिए, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है उसकी, के मैक्सिमम बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, इसका मान मैंने निकाल रखा है पहले से ही। तो के मैक्सिमम कितना आएगा 1/2 गुणा में 8, कितना न्यूटन आएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आएगा, सॉरी 4 जूल, न्यूटन नहीं 4 जूल, गतिज ऊर्जा पूछिए तो कितना जूल आएगा, सॉरी ये नहीं, इसका ऑप्शन नंबर होगा 1 नंबर सही हो जाएगा, 4 जूल आ जाएगा। आगे चलते हैं हम, ये आपको करके बताएं बिल्कुल जो थ्योरेटिकली जैसे जैसे किया वैसे। आगे चलते हैं, किसी वस्तु का संवेग निम्न समीकरण से दिया जाता है, तो ये आपको संवेग दिया है, यानी कि संवेग समय का फलन है। संवेग अगर समय का फलन है, इसका मतलब है कि समय के साथ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ संवेग में परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और त्वरण उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब क्या लगाया गया है, बाह्य बल। उस बल का मान आपको ज्ञात करना है। तो P और P है वो फंक्शन ऑफ T है, फिर बल निकालना हो तो हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम यूज कर देंगे, अवकलन फॉर्म में dP बट्टा में dt, यानी कि हम संवेग जो समय का फलन है उसका अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष e⁻t प्लस टी स्क्वायर प्लस में टर्म t, यही है। तो यहाँ से क्या आएगा d/dt, e⁻t का होगा प्लस d/dt किसका होगा, टी स्क्वायर का प्लस d/dt किसका होगा, 20 का। e⁻t का अवकलन e⁻t ही होता है, प्लस में टी स्क्वायर का कितना होगा 2t, प्लस में 20 एक अचर संख्या, और अचर संख्या का अवकलन कितना होता है 0 होता है, तो e⁻t प्लस में 2t आएगा ये। अब ये कह रहा है कि कितने सेकंड पर लगाना है बल, कितने टाइम पर, t बराबर 0 पे बल चेक करना है। तो अब जो बल का समीकरण है उसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 कर देंगे, e⁻0 प्लस 2 गुणा 0, कोई भी संख्या की पावर 0 होती है तो मतलब मान कितना था 1, और 2 गुणा 0 0 हो जाएगा, यानी कि बल कितना आएगा 1 न्यूटन। तो कितना न्यूटन आएगा बल, 1 न्यूटन आ जाएगा। कितना न्यूटन आएगा बल, 1 न्यूटन। आसान प्रश्न है ये, बढ़िया प्रश्न है, आसान प्रश्न। बस अवकलन आता है तो काम ओके, अवकलन नहीं आता तो फिर काम गड़बड़ है। विराम में स्थित एक नाभिक दो नाभिकों में टूटता है जिनकी त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में इनकी चालों का अनुपात हो। इसको हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से हल करेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले नाभिक बंधा हुआ था, मतलब दो टुकड़े नहीं थे, तो मान लो नाभिक का द्रव्यमान m है और स्थिर अवस्था में है, मतलब पहले संवेग कितना है 0, तो बाद वाला भी कितना आना चाहिए 0। बाद में कितने टुकड़े हो गए 2, मान लो एक हो गया m1, उसकी चाल है v1 प्लस में m2 v2 हो गया, ठीक है। चालों का अनुपात पूछा है तो ये आएगा, ये तो हो जाएगा 0 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। आपसे पूछा है इधर आएगा तो m1 v1 बराबर m2 v2 आएगा। अब निशान नहीं लेना, सिर्फ अनुपात पूछा, वैसे निशान माइनस का है लेकिन आपसे अनुपात पूछा है, अगर आप माइनस लगाना चाहते हो लगा सकते हो। v1 बट्टा v2 कितना आएगा, वो आएगा m2 बट्टा में m1, ये आ जाएगा। अब आपको किसका अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्याओं का, मतलब आपको r1 बट्टा क्या दिया हुआ है, r2 दिया हुआ है, वो कितना है 1/2। लेकिन यहाँ जो वेगों का अनुपात आ रहा है वो किस में आ रहा है, चालों का अनुपात द्रव्यमान के रूप में आ रहा है। इसका मतलब द्रव्यमान को चेंज करना पड़ेगा त्रिज्या के रूप में, और वो कैसे चेंज कर सकते हैं, तो द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व।
तो द्रव्यमान को हम लिखें m, आयतन आएगा, हम नाभिक के टुकड़ों को गोलाकार मान लेंगे 4/3 पाई r की क्यूब गुणा घनत्व कितना है रो। अब नाभिक दो टुकड़ों में टूटा है तो घनत्व वही रहेगा, जो पहले टुकड़े घनत्व वही दूसरे घनत्व होगा, मतलब दोनों टुकड़ों के घनत्व समान रहेंगे। अलग क्या होगी, सिर्फ त्रिज्या, एक बड़ा टुकड़ा होगा एक छोटा, यानी कि द्रव्यमान है वो r की क्यूब के क्या है समानुपाती है। तो मैं इस द्रव्यमान की जगह लिख सकता हूं माइनस का r2 में r1, लेकिन क्या लिखूंगा क्यूब, द्रव्यमान का मान त्रिज्या में निकालना तो r क्यूब के ऊपर आएगा। मैंने पूरा मान नहीं लिखा, आप अगर मान लो m2 का मान लिखेंगे 4/3 पाई r2 की क्यूब रो बट्टा में 4/3 पाई r1 की क्यूब बट्टा रो, तो कट कटा के मान लास्ट में यही आना है। तो r2/r1 कितना बनेगा, तो r2/r1 बनेगा 2/1, तो कितना आएगा ये 2/1 की पावर 3, कितना आएगा ये 8/1, यानी कि 8:1 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 8:1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे वाला प्रश्न, इसका सॉल्यूशन दिया नहीं हुआ है बुक में, तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर नोट करेंगे। इसका सॉल्यूशन टेबल में 3 सिचुएशन दी गई है कि n बराबर mg है, n बड़ा है mg से, n छोटा है mg से। इस प्रश्न को समझना पड़ेगा आपको पहले। क्या है इसमें, एक उत्थापक है यानी कि लिफ्ट है, उसमें m द्रव्यमान का एक व्यक्ति खड़ा है। अब उसकी गति को पहले आपको समझना होगा कैसे, तो हम डायग्राम आगे बनाएंगे इसका। वो एक लिफ्ट है ऐसे, और व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, लिफ्ट की सतह पर। तो व्यक्ति का जो भार बल होता है वो mg नीचे की ओर, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल n, ठीक है। और इसमें आप देखिए उत्थापक ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब उत्थापक है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि उत्थापक का त्वरण है वो ऊपर की ओर है, ठीक है। तो हम एक समीकरण बनाएंगे, कैसे निकालते हैं कि एक बल ऊपर लग रहा है एक बल नीचे लग रहा है। इस व्यक्ति में कितने बल हैं, दो, एक mg बल और एक नॉर्मल, दो बल लग रहे हैं। तो परिणामी बल कैसे निकालें, से व्यक्तिगत द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है m, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि ऊपर जा रहे से मतलब ऊपर वाला बल ज्यादा है और नीचे वाला बल कम है। परिणामी बल कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि m इंटू ए, ठीक है। यहां से मैं लिख सकता हूं कि a बराबर आएगा n माइनस एम जी बट्टा में, ये आ गया, ठीक है। अब आपको पता है a का मान धनात्मक आता है, इसका मतलब है कि वस्तु ऊपरी जा रही है तो वस्तु का त्वरण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। a का मान 0 आ जाए, a का मान पॉजिटिव, तो वस्तु ऊपर की ओर बढ़ती चाल से जा रही है, और a का मान नेगेटिव तो वस्तु ऊपर की ओर घटती चाल से जा रही है। और a का मान 0 तो वस्तु की चाल क्या होगी, त्वरण 0 है तो वस्तु की चाल क्या होगी, वस्तु की चाल हो जाएगी नियत। अब जो सिचुएशन दी हुई है वो है कि n इज, अब क्या निकल गया मेरे पास, जो त्वरण निकला है वो निकला है n माइनस एम जी बट्टा में m। अब ये सिचुएशन लगाएंगे, n बराबर mg हो तो n का मान यदि mg के बराबर हो, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 कितना होगा 0, यानी कि त्वरण कितना आएगा 0, त्वरण 0 तो चाल क्या होगी, v चाल क्या होगी, नियत होगी। तो यानी कि n बराबर mg होगा तो उत्थापक नीचे की नियत वेग से गति करे, यानी कि a के आगे क्या आएगा, 2 आएगा, a के आगे 2, यानी कि ऑप्शन 2 या 4 में से एक आना इसका। n इज ग्रेटर देन mg, यानी कि m का मान mg से बड़ा है। मान लो ये 10 है तो ये 5 है, तो 10 माइनस 5 यानी कि a का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। धनात्मक आएगा इसका मतलब ऊपर की ओर जा रही है वस्तु, ये तो पहले बता रखा ऊपर की ओर बढ़ती हुई चाल से जा रही है, ये होगा तो ऊपर की ओर बढ़ती वेग से जा रही है, यानी कि b के आगे क्या आएगा, 1 आएगा, b के आगे 1, तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। तीसरा, n का मान mg से कम है, यानी कि ये 5 है और ये 10 है तो उत्तर आएगा माइनस में, त्वरण माइनस में आने का मतलब चाल क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन घटते वेग से जा रहा है। तो c के आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या आप समझ गए होंगे? इसको ऐसे करना है आपको, ये पहले ये नोट कर लेंगे तो फिर तीनों कंडीशन लगा के आप इसका मान निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। v वेग से गतिशील m द्रव्यमान का एक गोलीय कोष अचानक दो टुकड़ों में टूट जाता है। m/3 द्रव्यमान का हिस्सा स्थिर रहता है तो दूसरे हिस्से का वेग क्या होगा? तो हम मान लेते हैं कि एक द्रव्यमान m ये कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से। फिर आगे ये कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। एक m/3 द्रव्यमान का, तो दूसरा कितना बचेगा भाई? दूसरा बचेगा m-m/3 कितना होगा? 2/3 यानी कि 2/3 m हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा स्थिर हो जाता है, कि इसका वेग है मान लो v1, वो कितना है? 0। इसका वेग कितना है? v2। ये आपको ज्ञात करना है। तो हम संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग, यानी P इनिशियल बराबर P फाइनल। प्रारंभिक संवेग कितना है? m गुणा v, और ये कितना होगा? m3/v1 m/3 और प्लस में 2/3 m v2। तो v1 तो 0 है, तो mv बराबर आएगा ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 प्लस में 2/3 m v2। m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो v2 बराबर आएगा 3/2v। v2 कितना आएगा? 3/2v। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये इसको इस प्रकार से हल कर देंगे अपने। ये इसका आंसर है। तो ये 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन है। अब अपने कल आगे वाले क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। आप भी करके देखना कि मैंने जो आज स्थितिक घर्षण बल के बारे में बताया था उस हिसाब से आप आगे वाले सोल्व करने की कोशिश करना, तो आपसे प्रश्न होंगे। ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हो जाएंगे आपसे। कल अपने बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो बुक जल्दी से मंगवाइए आप और पढ़िए उसको। पेपर से पहले पेपर की अच्छी तैयारी होगी, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।